Hello students, good morning. Welcome back to our online classes at Shri Ram College. Students, कल हमने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट डिस्कस की थी, डैफोडिल्स विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई थी जो। तो आज उसी पॉइंट को आगे और डिस्कस करेंगे, उसका एनालाइज करेंगे, उसको अपने और असेस करेंगे आगे। तो एक बार फर्स्ट में रिपीट कर देता हूँ कल हमने क्या पढ़ा था। तो कल मैंने सबसे पहले टाइटल के बारे में बात की थी कि डैफोडिल्स टाइटल कैसे पढ़ा इसका, और उसके बाद में मैंने बात की थी कि पहले इसका टाइटल क्या था, प्रीवियसली आई वेटेड लोनली एज ए क्लाउड था, और बाद में इसको चेंज किसने किया था, आपको मैंने कल एक नाम बताया था और जिसका नाम था फ्रांसिस पॉल ग्रेव। एफ.टी. पॉल ग्रेव नाम का एक स्कॉलर था जिसने बाद में क्या किया था, इसको डैफोडिल्स नेम दिया था। ओरिजिनली जो पॉइंट थी उसका टाइटल क्या था, आई वेटेड लोनली एज ए क्लाउड था, लेकिन बाद में इसको डैफोडिल्स दिया गया। टाइटल किसके द्वारा दिया गया, कल आपको मैंने एक नाम बताया था, मैं फिर से बोल देता हूं आपको, फ्रांसिस पॉल ग्रेव। एफ.टी. पॉल ग्रेव का पूरा नेम है। तो इस स्कॉलर ने क्या किया था, इस स्कॉलर ने इसको नेम दिया था द डैफोडिल्स, जो कि आपके करंट सिलेबस के अंदर है और जो आपके प्रेसिडेंट है सिलेबस में, तो ये नाम फ्रांसिस पॉल ग्रेव ने दिया था। अब आई वेटेड लोनली एज ए क्लाउड क्यों बताया था, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा पॉइंट क्या लगती है, पेंसिव लगती है। पॉइंट बहुत ज्यादा पॉइंट क्या लगती है, पेंसिव लगती है। तो पेंसिव ना लगे, दैट इज व्हाई इसका टाइटल चेंज किया गया। और उसके बाद में मैंने बात की थी कि ये पब्लिश कब हुई। तो वैसे देखा जाता है कि ये पॉइंट प्रीवियसली तो कब पब्लिश हुई थी, 1807 में, 1807 में ये पब्लिश होती है। लेटर ऑन बाद में इसको क्या किया था, वर्ड्सवर्थ ने रिवाइज किया था। थोड़ा सा अब आपको मैं रिवाइज कॉन्सेप्ट द्वारा फिर से रिपीट कर दूंगा। देखिए डैफोडिल्स जो पॉइंट थी वो प्रीवियसली ऐसा माना जाता है कि इन बिटवीन 1804 और 1807, 1804 से लेकर 1807 के बीच में कहीं ये पॉइंट को पब्लिश किया गया और डैफोडिल्स को वर्ड्सवर्थ के द्वारा। लेकिन बाद में क्या हुआ, जो इस समय की डैफोडिल्स थी उसमें कितने स्टैंडर्ड थे, 3 स्टैंडर्ड्स थे। कितने स्टैंडर्ड थे, ओनली 3 स्टैंडर्ड्स थे उसके अंदर। जो डैफोडिल्स कब पब्लिश हुई थी, 1807। ठीक है, बाद में क्या हुआ, इसको किया वर्ड्सवर्थ ने रिवाइज्ड। क्या किया, रिवाइज्ड किया इसको, और रिवाइज करने के बाद में ये कब पब्लिश हुई, 1815 के अंदर। 1815 में इसका रिवाइज्ड एक वर्जन फिर से वर्ड्सवर्थ ने पब्लिश किया, और इन दैट रिवाइज्ड वर्जन डैफोडिल्स कंटेन 4 स्टैंडर्ड्स। तो उसमें स्टैंडर्ड कितने थे, 4 स्टैंडर्ड्स थे। तो हम ये भी कह सकते हैं कि करंटली जो आपके सिलेबस में डैफोडिल्स है, वो डैफोडिल्स कौन सी है, वो रिवाइज्ड कंपोजिशन वर्ड्सवर्थ की है, जो 1815 में पब्लिश हुई थी। और उसमें कितने स्टैंडर्ड हैं, 4 स्टैंडर्ड उसके अंदर। मैं फिर से आपको कुछ करना सीख देता हूं, 1 2 3 और 4। ये 4 स्टैंडर्ड तो कब है, ये तो है हमारी 1815 वाली डैफोडिल में। लेकिन प्रीवियसली डैफोडिल में कितने स्टैंडर्ड थे, 3 ही थे। तो नया कौन सा ऐड किया था उसने, जो स्टैंडर्ड नंबर 2 है ना, ये किया था ऐड। कब ऐड किया था, 1815 के अंदर। 1815 में उसने क्या किया था, वर्ड्सवर्थ एडेड स्टैंडर्ड नंबर 2 when he published the revised version of daffodils in 1815. Okay, is that clear? और हालांकि इसमें पूरी पॉइंट के अंदर क्या किया था, बहुत सारे अमेंडमेंट किए, बहुत सारे बदलाव किए इस पॉइंट के अंदर। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट आपके कवर कोर्स में रिपीट कर दिया, यहां तक अपने कल पढ़ लिया था। तो अब अपने आगे चलते हैं, बात करेंगे कि पॉइंट की फॉर्म क्या है, व्हाट इज द नेचर ऑफ द पॉइंट और व्हाट इज द फॉर्म ऑफ द पॉइंट, इसको अपने लिए डिस्कस करने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिए। अब मैं बात करूंगा कि जो डैफोडिल्स है उसकी फॉर्म क्या है या उसका नेचर। अब पॉइंट की फॉर्म कौन सी होती है, आपने देखा होगा कि बहुत प्रकार की पॉइंट्स होती है। पोएट्री जो होती है वो बहुत प्रकार से लिखी जा सकती है। आपने सुना होगा, फर्स्ट ईयर में आपने जरूर पढ़ा होगा कि कुछ
पॉइंट्स क्या होती है, सोनेट होती है, कुछ क्या होती है, ऑड होती है, कुछ क्या होती है, बैलेड हो सकती है, कुछ क्या हो सकती है, लिरिक्स हो सकती है, ओके। या कुछ क्या होती है जो लेंथी पॉइंट्स होती है, लॉन्ग रेडी पॉइंट्स होती है, उन्हें हम क्या कह देते हैं, उन्हें हम एपिक भी कह देते हैं। तो इस तरीके से ड्रामेटिक मोनोलॉग होती है, अकेली मोनोलॉग होती है, ओके। तो अब इस तरीके से हम देखते हैं कि जो हमारे डैफोडिल है ना, तो डैफोडिल क्या है, डैफोडिल एक लिरिक है। डैफोडिल क्या है, एक लिरिक है। तो शॉर्ट क्वेश्चन आपका आ सकता है, व्हाट इज द फॉर्म ऑफ द डैफोडिल पोएम। तो डैफोडिल पोएम की जो फॉर्म है वो कौन सी है, लिरिक है। ये क्या है, ये लिरिक, ओके। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि लिरिक क्या होता है, तो मैं थोड़ा सा क्लियर करता हूं कि लिरिक क्या होता है, ओके। डैफोडिल्स की फॉर्म क्या है, लिरिक। नेक्स्ट बात करेंगे कि लिरिक क्या होता है। लिरिक क्या होती है, अ शॉर्ट पॉइंट होती है और कुछ हद तक ये एक सॉन्ग से भी मैच करती है, लेकिन बेसिकली अगर मैं लिरिक क्या होती है, तो लिरिक बेसिकली क्या होती है, एक्सप्रेशन ऑफ पर्सनल फीलिंग्स एंड इमोशंस। अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं तो लिरिक क्या होती है, लिरिक इज एन एक्सप्रेशन ऑफ पर्सनल फीलिंग्स एंड इमोशंस। कि जब कोई अपनी व्यक्तिगत फीलिंग्स को, अपनी भावनाओं को या अपनी इमोशंस को हम एक्सप्रेस करते हैं तो वो क्या होती है, लिरिक होती है। लिरिक एक शॉर्ट पॉइंट होती है। और बेसिकली जो लिरिक है, ये वर्ड कहां से आया, ये वर्ड कहां से आया, बेसिकली ये ग्रीक लैंग्वेज से आया। ये कहां से आया, ग्रीक लैंग्वेज से आया, ओके। लिरिक शब्द कहां से आया था, ग्रीक लैंग्वेज से आया था। उस समय ये माना जाता था कि एक ग्रीक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट था, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जिसको हम कहते हैं लायर, ओके। एक ग्रीक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है लायर, जिसको आप वीणा कह देते हैं। क्या कह देते हैं आप, वीणा, ओके। तो एक जो लायर इंस्ट्रूमेंट था, इसके साथ में उस समय जो सॉन्ग्स गाए जाते थे, तो वहीं से इंस्पायर्ड हुआ लिरिक फॉर्म ऑफ पोएट्री। तो अब थोड़ा सा मैंने ये बैकग्राउंड बता दिया कि लिरिक पोएट्री कैसे सामने आती है। ग्रीक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लायर है, वीणा है, उसके साथ में जो सॉन्ग्स गाए जाते थे, तो वो बैकग्राउंड बना हमारे लिरिक के लिए। इज दैट क्लियर? तो व्हाट इज द फॉर्म ऑफ डैफोडिल्स? तो योर आंसर मस्ट बी अ लिरिक। डैफोडिल्स क्या है, एक लिरिक। आगे बात करते हैं। अब हम बात करेंगे कि डैफोडिल का स्ट्रक्चर क्या है। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ डैफोडिल्स? अब जो डैफोडिल्स है, वो डैफोडिल वास्तव में क्या है, डैफोडिल क्या है, a poem of 24 lines divided into 4 stanzas of 6 lines each। अब हम बात करेंगे कि डैफोडिल का स्ट्रक्चर क्या है। डैफोडिल एक 24 लाइंस की पोएम है, जिसको 4 स्टैंडा में डिवाइड किया गया है, और हर एक स्टैंडा में कितने लाइंस हैं, 6 लाइंस हैं। इट मींस डैफोडिल इज अ पोएम डिवाइडेड इनटू 24 लाइंस, सॉरी, a poem of 24 lines divided into 4 stanzas and each stanza contains 6 lines. It means you can say Daffodils is a poem made of 4 sestets. आप ये भी कह सकते हैं कि डैफोडिल पोएम में कितने सेस्टेट हैं, 4 सेस्टेट हैं। क्योंकि सेस्टेट क्या होता है, सेस्टेट क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ 6 लाइन्स। आपने प्रीवियसली पढ़ा है ना कि सोनेट जो होती है, बेसिकली जो पेंटाटोनिक सोनेट होती है, पेंटाटोनिक सोनेट में 40 लाइन्स होती हैं, तो उसमें 8 + 6 के जो उसमें सिस्टम में होता है
कि 8 का ऑक्टेव होता है, 6 का सेस्टेट होता है, तो वैसे ही वर्ड्सवर्थ की डैफोडिल में भी क्या है, 4 सेस्टेट है और हर एक सेस्टेट की लाइन कितनी होती है, 6 होती है। तो स्ट्रक्चर ये है वर्ड का, डैफोडिल का स्ट्रक्चर क्या है, 24 लाइंस है, 4 स्टैंडा है और हर एक स्टैंडा में 6 लाइन है, यानी आप ये भी कह सकते हैं कि इसमें 4 सेस्टेट है, क्योंकि सेस्टेट में 6 लाइन है। देन हम नेक्स्ट बात करेंगे कि इसकी राइम स्कीम क्या है, क्योंकि अभी मैंने बोला कि डैफोडिल्स एक लिरिक है, तो लिरिक अभी ये एक प्रकार का सॉन्ग है, तो क्या इसकी लॉ बनती है, क्या इसकी राइम स्कीम भी है, तो हम डिस्कस करेंगे इसकी राइम स्कीम क्या है। ओके, तो नेक्स्ट हम बात करेंगे इसकी राइम स्कीम के बारे में। अब डैफोडिल्स की जो राइम स्कीम है वो ध्यान देना, वो है इसके अंदर ए ए बी बी सी सी। देखिए 1 2 3 4 5 6 ये एक पूरा कंप्लीट सेस्टेट हो गया, यानी कि एक स्टैंडा पूरा हो गया। अब इसके अंदर जो राइम स्कीम है वो कैसे है, ए ए बी बी सी सी, इस तरीके से इसकी राइम स्कीम है, वो कैसे होती है, आई एम रियली सॉरी, इसकी राइम स्कीम है वो देखिए आप इस तरीके से ए बी सी सी, ए बी सी सी। अब जहां पे दोनों लाइंस की राइम स्कीम एक ही होती है तो उसको अपने एक नाम दे देते हैं, कहते हैं उसको कॉपलेट। क्या नाम देते हैं उसको, कॉपलेट देते हैं। राइम स्कीम ऑफ डैफोडिल्स क्या है, ए बी सी सी, यानी इसमें आप देखेंगे कि फर्स्ट लाइन और थर्ड लाइन, सेकंड और फोर्थ आपस में राइम बनेगी इनकी, और जो फिफ्थ और सिक्स्थ है इन दोनों की राइम आपस में बनेगी, तो दैट इज व्हाई ये क्या है, कॉपलेट है। तो अगर राइम स्कीम शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जाती है आपसे कि डैफोडिल की राइम स्कीम क्या है, तो आप क्या लिखेंगे, ए बी सी सी, ये इसकी राइम स्कीम है। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे अब द डैफोडिल्स है, आप इसको एक लिरिक कह सकते हैं, एक नेचर पॉइंट भी कह सकते हैं, क्योंकि इसने बहुत सारा इसमें नेचर का डिस्क्रिप्शन दिया है। जैसे कि आपको मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था कि बेसिकली जो वर्ड्सवर्थ है ये कौन से एरा से बिलोंग करते हैं, ये रोमांटिक एरा से बिलोंग करते हैं। और लिटरेचर के अंदर जो रोमांटिक एरा, रोमांटिक क्या होता है कि जब जो पॉइंट होता है हमारा, वो डेली जो हमारी रूटीन की लाइफ है या जो हमारे ऑर्डिनरी थिंग्स है, अगर उनमें भी वो ब्यूटी को ढूंढता है और उसको वो एज अ पोएट्री लिखता है, तो वो कौन सी पोएट्री बन जाती है, रोमांटिक पोएट्री बन जाती है। तो आप वर्ड्सवर्थ के बारे में जानते हैं कि रोमांटिक पोएट है और डैफोडिल्स इसकी बहुत ही अच्छी एक लिरिक है। और अब अपने मैंने कल कहा था कि इसको लिखने के पीछे उनकी इंस्पिरेशन क्या थी, कि जब भी अपनी सिस्टर के साथ में, सिस्टर का नाम क्या था इनके, मैंने कल कहा था डॉरोथी वर्ड्सवर्थ। ये कौन है, ये सिस्टर है, किसकी सिस्टर है, ये वर्ड्सवर्थ की सिस्टर है। डॉरोथी वर्ड्सवर्थ किसकी सिस्टर है, विलियम वर्ड्सवर्थ की सिस्टर है। कि ये दोनों मिलके घूमने गए थे, कब गए थे, ये 1802 के अंदर घूमने गए थे। ये कहां घूमने गए थे 1802 के अंदर, ये घूमने गए थे, आपको मैंने कल जगह बताई थी, वो कौन सी गई थी, ग्लेनकॉन बे। ग्लेनकॉन बे भी घूमने गए थे, जो कि कहां पे पड़ती है, एक लेक डिस्ट्रिक्ट है, अल्सवाटर वहां की लार्जेस्ट लेक है, जो कि नॉर्थ वेस्ट इंग्लैंड में पड़ती है, वहां ये घूमने जाते हैं। और वहीं पे इन्होंने क्या देखा, उन डैफोडिल्स को देखा, वहीं पे इन्होंने क्या देखा, उन डैफोडिल्स को देखा। ओके, इज इट क्लियर। अब हम बात करेंगे कि डैफोडिल्स क्या होते हैं। देखिए डैफोडिल क्या है, डैफोडिल एक फ्लावर है। डैफोडिल क्या है, एक फ्लावर है, ये हल्के पीले रंग का होता है, जिसको अपने नरगिस का फूल भी कह देते हैं। नरगिस का फूल होता है फ्लावर, और इसकी खास बात क्या होती है कि ये कहां पाया जाता है, ये स्लेव में पाया जाता है। कहां पाया जाता है, स्लेव। स्लेव को क्या कहते हैं, जिसको अपने दलदल कह देते हैं, जो
आप कह सकते हैं मडी होता है, जहाँ पे कीचड़ वगैरह होता है ना, तो स्पेशली स्नेल एरियाज के अंदर ये पाए जाते हैं। लेकिन जो हमारा पॉइंट है ये को कहां देखता है, एक लेक के किनारे पे देखता है। कहां देखता है, तो लेक के किनारे पे देखता है। और डैफोडिल्स की खास बात क्या होती है, एक तो स्प्रे में होते हैं और ये फिर क्या होता है कि एक साथ बहुत सारे प्लांट्स होते हैं इनके। डैफोडिल्स की खास बात क्या है कि बहुत सारे प्लांट्स एक साथ ये ग्रो करते हैं। ओके, तो डैफोडिल्स को जब इन्होंने देखा, जब ये घूमने गए थे अपने सिस्टर के साथ में, तो लेटर में इन्होंने क्या किया, इस पे एक पॉइंट लिख दी। तो अभी स्टूडेंट्स हमने यहां तक पढ़ा कि वर्ड्सवर्थ कौन है, डैफोडिल्स क्या है, टाइटल कैसे पढ़ा, आई वेंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड, जो कि इस पॉइंट की फर्स्ट लाइन भी है। ओके, ये इसका नाम चेंज क्यों हुआ? तो क्या आपको ये कांसेप्ट क्लियर हुआ? यहां तक आपका कांसेप्ट क्लियर हो चुका है। आपने अबाउट द पॉइंट पढ़ लिया, आपने अबाउट द पॉइंट पढ़ा है, तो उनके बारे में ये कांसेप्ट क्लियर हो चुका है कि वर्ड्सवर्थ कौन थे, डैफोडिल्स क्या थी। अब अपने इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात कर चुके हैं, इसकी फॉर्म के बारे में बात कर चुके हैं। तो अब हम चलते हैं इसके टेक्स्ट की ओर चलते हैं। अब हम इसके टेक्स्ट को एनालाइज करेंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे कि हमारे पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ ने क्या अपनी पोएटिक इमेजिनेशन इस पॉइंट के अंदर यूज की है, किस प्रकार से हमें वो एक जर्नी पे लेके जाते हैं, डैफोडिल्स हमें कैसे ले जाते हैं। तो चलते हैं हम इसके टेक्स्ट की ओर। तो यहां देखते हैं, मैंने इसका फर्स्ट स्टैंजा नोट किया हुआ आपके लिए स्टूडेंट्स। Here for you I have a stanza, first stanza of the poem. Daffodils का पहला स्टैंजा है जो आप लोगों के लिए यहाँ पे मैंने राइट डाउन किया हुआ है। तो हम इसको अभी इसका जो लाइन टू लाइन है हम इसको डिस्क्राइब करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, देखिए तो वर्ड्सवर्थ क्या कहते हैं। फर्स्ट लाइन में हम देखते हैं वर्ड्सवर्थ क्या कहते हैं। फर्स्ट लाइन में पॉइंट की फर्स्ट लाइन क्या है, आई वेंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड। देखो वेंडर्ड का वर्बल मीनिंग क्या होता है, जिसको अपने कहते हैं भटकना। आई वेंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड, ये कह रहा है कि मैं एक अकेले बादल की तरह भटक रहा था। कहां भटक रहा था, दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स। देखो वेल्स घाटियां होती हैं, हिल्स पहाड़ियां होती हैं। कहता है क्योंकि ये घूमने कहां गए थे। अब इस लाइन को अपने फिर से रिलेट करना पड़ेगा जो इंसिडेंट कब हुआ था, 1802 के अंदर हुआ था। अगर आपको 1802 की इंसिडेंट याद है तो आपको ये लाइन बड़ी इजीली समझ आ जाएगी। मैं दोबारा फिर रिपीट कर देता हूं कि 1802 के अंदर एक अल्स वाटर नाम की लेक है। अल्स वाटर ये क्या है, एक लेक है। ये लेक कहां पे है, नॉर्थ वेस्ट इंग्लैंड में है। वन ऑफ द लार्जेस्ट लेक ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंग्लैंड। ये यहां घूमने गए थे। कहां घूमने गए थे, यहां घूमने गए थे ये। तो पॉइंट खुद को कह रहा है कि यहां पे ये क्या कर रहा है, अब एक अकेले बादल की तरह भटक रहा है घाटियों के ऊपर और हिल्स पहाड़ियों के ऊपर। देखो फ्लॉट का मीनिंग होता है तैरना। वो ये कह रहा है कि मैं एक अकेले बादल की तरह भटक रहा था और घाटियों और पहाड़ियों के ऊपर क्या कर रहा था, मैं तैर रहा था। अब आप सोचेंगे कि पॉइंट क्लाउड कैसे हो सकता है, हाउ कैन बी अ ह्यूमन बीइंग अ क्लाउड, एक इंसान बादल कैसे हो सकता है। तो यहां पे अपने को वर्ड्सवर्थ की पोएटिक क्राफ्ट का पता चलता है कि फर्स्ट लाइन के अंदर ही उन्होंने क्या यूज कर लिया, एक फिगर ऑफ स्पीच यूज कर लिया। नेक्स्ट बात करूं मैं कि पॉइंट ने क्या यूज किया है, फिगर ऑफ स्पीच यूज किया है। क्या यूज किया है, फिगर ऑफ स्पीच, जिसको आप अलंकार कहते हैं या आप ये भी कह सकते हैं फिगर ऑफ स्पीच इज कंसीडर्ड एज एन ऑर्नामेंट ऑफ लैंग्वेज। ये लैंग्वेज के ऑर्नामेंटल होते हैं, ये लैंग्वेज को और सुंदर बनाते हैं। तो आप फर्स्ट लाइन में देखेंगे कि जो हमारे पॉइंट वर्ड्सवर्थ हैं, इन्होंने खुद की तुलना किससे कर दी, एक क्लाउड से कर दी। किससे कर दी, एक क्लाउड से। ये कह रहे हैं कि मैं बादल नहीं हूं, इन्होंने सिर्फ ये कहा है कि मैं एक बादल की तरह भटक रहा था। इट मींस कि पॉइंट खुद को क्या कंसीडर कर रहा है, वो खुद को एक क्लाउड कंसीडर कर रहा है। इट मींस कि यहां पे कंपैरिजन हो रही है। कंपैरिजन किसमें हो रही है, पॉइंट
और क्लाउड के बीच में हो रही है। पॉइंट खुद को क्या मान रहा है? पॉइंट कहता है कि मैं क्लाउड की तरह हूं। तो देखिए यहां पे वर्ड कौन सा यूज किया उसने? एज यूज किया है। तो एक बात स्टूडेंट्स हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में तुलना होती है, देखिए ये एक अलग ऑब्जेक्ट हो गया और ये एक अलग ऑब्जेक्ट हो गया। जब दो अलग अलग कॉन्सेप्ट्स के बीच में कंपैरिजन होती है और कंपैरिजन के लिए आप देखें पॉइंट वर्ड्स का यूज करेगा, एज, सो या लाइक यूज करेगा। तो आप देखेंगे कि एज, सो और लाइक जब यूज करेंगे अपने, तो इसमें फिगर ऑफ स्पीच कौन सा होगा? इसमें होगा सिंपली। स्टूडेंट्स क्लियर हुआ? तो फर्स्ट लाइन आप क्या देखेंगे? आई वेंटेड लोनली एज अ क्लाउड। तो पॉइंट ने क्या यूज किया है? पॉइंट ने एज यूज किया। देखो यहां पे तुलना किसमें हो रही है? आई और क्लाउड में हो रही है। आई कौन है? पॉइंट खुद है और क्लाउड एक ऑब्जेक्ट हो गया। तो देखिए ऑब्जेक्ट दोनों क्या है? डिफरेंट डिफरेंट है। क्लाउड एक अलग सिस्टम है और आई भी पॉइंट है। तो दोनों के बीच में वो क्या कर रहा है? कंपैरिजन कर रहा है। क्या कर रहा है? कंपैरिजन कर रहा है। कंपैरिजन बिटवीन टू अनलाइक ऑब्जेक्ट्स और तुलना करके कर रहा है एज वर्ड का यूज करते हुए। तो आप ध्यान दें कि जब भी एज, सो, लाइक वर्ड्स यूज करते हुए कंपैरिजन हो तो वहां पे फिगर ऑफ स्पीच कौन सा होता है? सिंपली होता है। तो अगर आपको पेपर में एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि इस लाइन के अंदर फिगर ऑफ स्पीच कौन सा है, तो आप क्या कहेंगे? उसमें कौन सा है? सिंपली है। इसमें फर्स्ट लाइन में कौन सा है? सिंपली है। स्टूडेंट्स एक बात मैं आपको और अभी रिमाइंड कर देता हूं कि डैफोडिल्स एक लिरिक है। डैफोडिल्स क्या है? एक लिरिक है। और लिरिक की खास बात क्या होती है कि ज्यादातर ये कौन से पर्सन में लिखी जाती है? ये फर्स्ट पर्सन में लिखी जाती है। बेसिकली बहुत ज्यादातर जो लिरिक होती है वो कौन से पर्सन में लिखी जाती है? फर्स्ट पर्सन में लिखी जाती है। अब फर्स्ट पर्सन कौन सा होता है? आई और वी। तो ज्यादातर जो लिरिक्स होती है वो किसमें लिखी जाती है? फर्स्ट पर्सन में लिखी जाती है। तो आप यहां पे ये लिरिक देख रहे हैं, इसमें कौन सा पर्सन यूज किया है? उसमें आई फर्स्ट पर्सन है, आई फर्स्ट पर्सन है इसके अंदर। तो आप यहां पे देख रहे हैं इसने फर्स्ट पर्सन का यूज किया है। तो फर्स्ट पर्सन का जहां पे यूज होता है वहां पे क्या होता है? लिरिक। या आप ये भी कह सकते हैं कि लिरिक में फर्स्ट पर्सन का यूज ज्यादातर किया जाता है। और फर्स्ट लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज किया है? एज का यूज हुआ तो मींस वहां पे क्या है? सिंगली है। दूसरा देखिए that floats on high over waves and hills। ये कह रहा है कि मैं एक बादल की तरह भटक रहा था और जो बादल, अब that किसके लिए आया है? बादल के लिए आया है। आपको कुछ लग सकता है what does the word that refers to? that किसके लिए आया है? क्लाउड के लिए आया है। जो कहां तैर रहा है? बादल भटकता हुआ कहां तैर रहा है? on high over waves, घाटियों के ऊपर, and hills, पहाड़ियों के ऊपर। When all at once I saw a crowd, कहता है तभी at once तुरंत मैंने क्या देखा? I फिर से किसके लिए आया है? पॉइंट के लिए आया है। मैंने क्या देखा? I saw a crowd। अब फिर से क्वेश्चन निकलता है यहाँ पे कि ये a crowd किसके लिए आया है या क्राउड किसके लिए आया है? तो ध्यान दीजिए उसने क्राउड कौन सा देखा था? डैफोडिल्स को देखा था उसने। किसको देखा था? डैफोडिल्स को। तो क्वेश्चन आ सकता है व्हाट डज द वर्ड क्राउड रेफर्स टू? तो आप कहेंगे कि क्राउड किसके लिए आया है? डैफोडिल्स के लिए आया है। क्राउड किसके लिए आया है? डैफोडिल्स। अभी मैंने बताया कि डैफोडिल्स की खास बात क्या होती है? डैफोडिल्स स्ले में उगते हैं और बहुत ज्यादा संख्या में प्लांट्स एक साथ होते हैं इनके। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हमने इनकी जो पॉइंट की 3 लाइनें हमने डिस्कस की है। स्ट्रक्चर के बारे में आपको मैंने बता दिया है, फॉर्म के बारे में हमने बात की है। अब हम नेक्स्ट क्लास में आगे इसको और एक्सप्लेन करेंगे, आगे पोएटिक्स में क्या क्या पोएटिक ग्राफ इसमें यूज की है स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में इतना ही। हैव अ गुड डे। थैंक यू।